नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर और आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनके बारे में जितना कहा जाए कम है। पर उससे पहले ज़रा ये सोचिए कि आसपास ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ बदल रहा है। रोज़ सुबह कोई घटना ऐसी होती है जो हमें चौंका देती है, सोचने पर मजबूर कर देती है कि इतनी तेज़ी से परिवर्तन आखिर क्यों हो रहे हैं, बदलाव आखिर क्यों हो रहे हैं। और जब ज्योतिषाचार्यों द्वारा की गई भविष्यवाणी सच साबित हो जाए, सटीक साबित हो जाए, तब कई बार डर भी लगने लगता है। और आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में एक ऐसी ही पर्सनालिटी है जिनका जिक्र अभी मैं आपके साथ कर रही थी। एक ऐसे गेस्ट हैं जिनके द्वारा की गई हर एक भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है, जो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल है। डिक्टेटर के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें लोग कहते हैं द वायरल डिक्टेटर, क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की चर्चा है। नाम इनका सुमित आचार्य है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। नमस्कार। मुझे अपने शो में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। आचार्य जी, और बातें हम करें, बट उससे पहले तो ये फैक्ट है, सोशल मीडिया पर आजकल आप ही की चर्चा है। तो आपने अपनी कुंडली बहुत अच्छी तरीके से खंगाली है क्या? बढ़िया से खंगाली है मैंने, और वही करता हूँ जो मेरी कुंडली कहती है मुझे। अच्छा, आपने अभी लेटेस्ट एक भविष्यवाणी की थी, बहुत सच साबित हुई। आपने इवन जो डेट्स कहीं, वो डेट्स भी वही निकली। मैं अजीत पवार जी की बात कर रही हूँ, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम। दुर्भाग्यवश एक प्लेन दुर्घटना में हमने उन्हें खो दिया, और आपने पहले उसको लेकर कहा भी था कि एक नेता की मौत होगी हवाई दुर्घटना में, प्लेन दुर्घटना में। इतनी सटीक गणना कैसे कि डेट्स भी आप बता दें, नेता आप बता दें, सब कुछ जो आप कहें वो सच साबित हो जाए? देखिए, मूल रूप से ये एक भविष्यवाणी नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि 10 जुलाई 2025 को मैंने 48 भविष्यवाणियों का एक न्यूज़पेपर प्रिंट करवाया, जिसमें बाकायदा डेट रेंजेस लिखी थी कि इस डेट से इस डेट के बीच में ये घटना घटने वाली है। उसमें मैंने ये भी बोला था कि 2026 की जब शुरुआत होगी तो देखना 28 जनवरी से पहले क्या कुछ घटेगा कि अमेरिका में युद्ध शुरू हो जाएगा। और वही होता है। 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर अचानक हमला कर दिया। मैंने बोला मिडिल ईस्ट में गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। वही होता है। 9 जनवरी को 2026 को मिडिल ईस्ट के अंदर, ईरान के अंदर करेंसी कोलैप्स कर जाती है। और वहीं एक मैंने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बड़ा धार्मिक मुद्दे पर फैसला आएगा, जिसको लेकर के देश भर में बहुत बड़ा बवाल मचेगा। और यूजीसी का नियम आता है और पूरे जनता सड़कों पर उतरती है, सत्ता पलट तक का डिमांड होने लगता है। और उसी लिस्ट में एक और था कि 28 जनवरी से 27 फरवरी 2026 में अपने फ्लाइट टिकट कैंसिल कर देना, मल्टीपल एयर क्रैशेस का योग है। और वही होता है। 28 जनवरी को पहला एयर क्रैश होता है अजीत पवार जी का। प्लेन ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, थोड़ा सा नॉर्थवर्ड अलाइन होता है और प्लेन गिर जाता है। उसके बाद तुरंत 29 तारीख को कोलंबिया के अंदर प्लेन हादसा होता है। उसके बाद तुरंत एक प्लेन का पहिया निकल करके खुल जाता है। फिर 2 प्लेन्स आपस में 6C791 इंडिगो और एयर इंडिया का प्लेन मुंबई पे टकरा जाता है और बिल्कुल दुर्घटना होते होते बचता है। हर अगले दिन कोई ना कोई विमान हादसा। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो अभी परसों की बात है कि नरेंद्र मोदी जी का जो प्लेन था वो भी दुर्घटनाग्रस्त होते होते बचा है। उसकी इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे पे करानी पड़ी है। तो ये सारी घटनाएं जो हैं ये पहले गणना करके निकाली जाती हैं, और बाद में वो चीज़ें जो है जिस प्रकार से घटित होती हैं फिर हम लोग उस पर चर्चा करते रहते हैं। अगर ग्रह चाल सब कुछ बिल्कुल सटीक बता देते हैं, जो आप गणना करते भी हैं, और आपने जो कहा वो सच साबित हुआ। आप एक ऐसे डिक्टेटर हैं जो बोलते हैं तो स्टॉक मार्केट गिरा देते हैं, और कभी भी कुछ भी हो जाता है। जो आप कहते हैं गोल्ड के रेट्स हाई होंगे तो हाई होते हैं, लो होंगे तो लो होंगे। आपकी कई हर एक वर्ड एग्जैक्ट होता है। तो ऐसा नहीं लगता कि इतनी सारी घटनाएं होना अर्थ एक रिफ्रेशिंग मोड में जा रहा है, जहां हम ये देख रहे हैं कि हर दूसरे पल एक चेंज हो रहा है, जैसे अर्थ खुद को रिफ्रेश कर रहा हो, और बहाना हम कह देते हैं कि ये गणना है, ये ग्रह चाल है, ये ज्योतिष है। देखिए, ग्रह चाल और ज्योतिष से आप ये देख सकते हैं कि कब क्या घटित होगा। हाँ। तो अब अगर ऐसा स्वरूप देखा जाए कि धरती खुद को रिसेट करने पर लगी है, धरती को रिसेट करने में टाइम नहीं लगेगा। धरती एक ही बार में तुरंत रिसेट कर लेगी अपने आप को। प्रलय जैसा आता है, संध्या काल होता है, अभी उसमें बहुत समय है, क्योंकि कलयुग का अभी प्रथम चरण है, 5000 वर्ष ही बीते हैं। तो अभी बहुत लंबा समय है कि धरती अपने आप को रिसेट करने के मोड में आ जाए। जबकि ये 28वां कलयुग है। अभी 71 महायुग, चतुर्युग बीतेंगे, उसके बाद जो है एक मनवंतर निकलेगा। 14 मनवंतर बीतते हैं, तब जाकर के एक कल्प निकलता है। तो इस प्रकार से बहुत बड़ी अवधि होती है जिसमें धरती अपने आप को रिसेट करती है, अगर धार्मिक नियमों को माने तो, पुराणों को माने तो, उसकी गणनाओं को माने तो। हालांकि जो ज्योतिषीय गणना होती है उससे हम बहुत इंसाइट पा सकते हैं, जो ह्यूमन ब्रेन उसको समझ नहीं सकता। उससे ज़्यादा डेप्थ में हम जान सकते हैं चीज़ों को। अभी ऑफ द कैमरा मैंने आपको देखा
और देखते के साथ बताया कि नहीं कि आप मांगलिक हैं। तो ये जो सारी मुझे पहले कभी किसी ने नहीं कहा था। हाँ, ये सारी चीजें, मुझे कुंडली भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, इंसान को देख के पता चल जाता है कि कैसे कौन से ग्रह कहाँ बैठे होंगे, किस ग्रह का कैसा प्रभाव कुंडली पे होगा। आपका चेहरा आपको सब कुछ बता देता है, किसी सामने वाले व्यक्ति का चेहरा, व्यक्तित्व, और अगर कुंडली मिल जाए तो ये तक पता चल जाता है कि किस हालात में व्यक्ति क्या डिसीजन लेगा। ओह, यानी कि गणना इस तरह की होती है जो बिल्कुल सही बैठे। लेकिन तो फिर उन लोगों को आप क्या मैसेज देंगे, या उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो ज्योतिषियों को ढोंगी बता देते हैं, और जो गणना है और जो लोग उस पर बिलीव करते हैं उसे अंधविश्वासी बता देते हैं? मैंने डेट्स तो बताया अभी। मैं जो बात सरकार नहीं जानती थी, बड़े बड़े एक्सपर्ट नहीं जानते थे, मैं बतौर डेट के साथ बताता हूँ कि इतने डेट को ये वाली घटना घटेगी, चाहो तो रोक लो। और पूरे दुनिया में ये बात पता होती है। न्यूज़पेपर में डंके की चोट पे छपवा देता हूँ कि जाओ इस डेट से इस डेट को ये होगा। मैंने ये तक छपवा रखा था कि भारत के केंद्र में कोई बहुत बड़े प्रचलित व्यक्ति, नेता के पद वाले व्यक्ति अचानक इस्तीफा देंगे 25 जुलाई से पहले 2025 में। वही होता है, जगदीप धनखड़ जी 25 जुलाई आते आते 23 तारीख को इस्तीफा दे देते हैं। 10 जुलाई को मैंने प्रिंट करवा दिया था। मैंने बोला था कि रशिया और मंगोलिया का जो क्षेत्र है वहाँ पर शक्तिशाली भूकंप आएगा, और एग्जैक्टली आता है 25 जुलाई से 21 अगस्त के बीच में आएगा। मैंने एकदम छोटा सा टाइम फ्रेम में देता हूँ, 20 दिन 25 दिन का, और उसी बीच में बड़ा हादसा होता भी है। उत्तराखंड के अंदर जो बादल फटा था उसका भी प्रेडिक्शन, जम्मू के अंदर जो बादल फटा था उसका भी प्रेडिक्शन, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जो खराब हुए थे उसका भी मैंने जनवरी में बता दिया था कि इतने तारीख के बाद देखिएगा भारत पाकिस्तान लड़ेगा, और इतने ही दिन तक लड़ेगा। तो पूरी दुनिया के एस्ट्रोलॉजर कह रहे थे और एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि यहीं से वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता है। मैंने कहा था 10 अप्रैल के आगे लड़ेगा ही नहीं, करके देख लो, ये शॉर्ट टर्म युद्ध है। और 10 अप्रैल को जाके फैसला आता है कि नहीं, हम लोग संधि कर रहे हैं, लड़ाई खत्म हो जाती है। तो इस लेवल की भविष्यवाणी रहती है। अभी तो आप ये प्लेन क्रैश वाली भविष्यवाणी जब घटित हुई है, किसी नेता के साथ घटित हुई है, तब ये हाईलाइट में भले आया है, लेकिन बाकी की सारी चीज़ें अगर आप पास्ट रिकॉर्ड देखोगे तो डेट के साथ भविष्यवाणी हमेशा मैं करता रहा हूँ, और वो सारी सटीक भी साबित हुई हैं। मैंने खुद आपकी तो वही जो लोग कहते हैं, देखा हुआ तो जो है लोग कहते चीज़ें। हैं तो जो लोग कहते हैं कि ये सब ऐसे ही होता है, तो उसके पीछे लोगों को फिर रिकंसिडर करना चाहिए, क्योंकि गणना से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी की हुई गणना कभी कभी गलत हो जाए, लेकिन अधिकांशतः अगर आपको सही से गणना करनी आती है तो गलत नहीं होता। बट सोशल मीडिया पर बहुत इन्फ्लुएंसर्स ने बीते दिनों ये कहा, जब अजीत पवार जी वाली जो प्लेन क्रैश की भविष्यवाणी थी, चाहे वो आपकी हो या कुछ और दिग्गज 2-4 एस्ट्रोलॉजर्स की भी हमने सोशल मीडिया पर देखे, उन्होंने भी भविष्यवाणी की। कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने ये कहा कि ये शब्दों का खेल है जो आचार्य जी कर रहे हैं, ये शब्दों का खेल है, ये आपको अपनी बातों में फंसाते हैं, और नेता का नाम थोड़ी बताया है, तो ये शब्दों का खेल है और बातों में फंसाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया की दुनिया है। देखिए, मैं बताता हूँ, शब्दों का खेल जो होता है वो तब लागू होता जब दिसंबर में हर दूसरे दिन प्लेन क्रैश का न्यूज़ आ रहा होता और मैंने कहा होता है कि दिसंबर में होगा। अगर यही चीज़ अप्रैल में मैंने कहा होता और हर दूसरे दिन प्लेन का न्यूज़ आ रहा होता तो समझ में आता है। अभी 28 जनवरी से 27 फरवरी इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि मैंने बोला 28 को पहला क्रैश, 29 को दूसरा मेजर क्रैश, 30 को प्लेन इम्बैलेंस, फिर 1 तारीख को फिर से प्लेन की दुर्घटना मुंबई में, फिर 2 तारीख को प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग टर्किश एयरलाइंस की, 3 तारीख को फिर इमरजेंसी लैंडिंग पानी के अंदर प्लेन की। फिर इस तरीके से पर डे कोई प्लेन से रिलेटेड घटना घट रही है। आप सोचिए 27 तारीख तक लगातार घटेगी। इंडिगो एयरलाइंस के ऊपर इतना प्रेशर बना, इतना बना कि 4,500 लॉन्ग रूट्स एयरलाइंस उसके ग्राउंडेड कर दिए गए। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट जो है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी एस्ट्रोलॉजी का लोहा माना है। और तो जो लोग कहते हैं कि शब्दों का खेल है, अगर शब्दों का खेल होता तो 4,500 फ्लाइट्स की ककुनिंग, मतलब इतना बड़ा खर्चा, उन फ्लाइट्स का ऑपरेशन पूरा तरह से रोकना एक बहुत बड़ा खर्चा का विषय होता है। उसमें हजारों करोड़ का नुकसान होता है। एयरलाइन इंडस्ट्री का पूरा शेयर हिल गया इसमें। बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर अभी मैंने कुछ बोला हुआ है, बैंकिंग इंडस्ट्री का शेयर अभी हिलना शुरू हुआ है। तो इतनी बड़ी जो चेंजेस आती हैं शब्दों के खेल से नहीं आती और तुक्के से नहीं आती हैं, कि सबको इसका लोहा माने। और ये लोगों को समझना होगा। बैंकिंग सेक्टर शटडाउन होगा अभी, और मार्च, अप्रैल और मई महीने के लिए आप लोगों को बैंकों में बहुत मेजर फंड्स नहीं रखने हैं। जितना हो सकेगा मिनिमल फंड्स बैंकों में रखिए, काम भर कर रखिए। मेजर फंड हो तो उसमें गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करके अपने घर के लॉकर में रखिए या बैंक के लॉकर में रखिए, अगर घर का लॉकर सेफ नहीं है तो। और जो लोग पॉलिसीज वगैरह करवाते हैं, क्योंकि वो भी तो फंड्स के तौर पर बैंकों के पास ही है, किसी तरह का केओस क्रिएट होने का डर है। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं उन चीज़ों को कंट्रोल में लीजिए। जो आउट ऑफ कंट्रोल है या होता है कि 10 साल 15 साल की पॉलिसी चल रही है उनको चलने दीजिए। उसमें कोई ऐसा आप ज़्यादा चेंजेस करेंगे तो अधिक नुकसान हो सकता है। लेकिन जो आपके कंट्रोल में है, आपकी सेविंग्स, आपकी एफडी आपके कंट्रोल में है, उन चीज़ों को रोक सकते हैं तो रोकिए। अभी कोई हवाई दुर्घटना आगे आने वाले वक्त में क्या 14 जुलाई से 14
14 जून से 16 जुलाई के बीच में प्लेन क्रैश का, मल्टीपल प्लेन क्रैश का योग है। हर आए दिन कोई ना कोई विमान दुर्घटना का न्यूज़ हमें फिर से सुनाई देगा। 14 जून से 16 जुलाई लोगों से अनुरोध है कि अपने अपने प्लेन टिकट्स कैंसिल कर दें उस ड्यूरेशन में, और अपने अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप को ये वाली वीडियो की क्लिप भेज करके अलर्ट करें। अगर ये वीडियो आप तक आ रही है तो समझिए भगवान का कोई सिग्नल है। ये भी बता दूं कि एक प्लेन ऐसा भी क्रैश होगा जिसमें नेता बैठे होंगे 14 जून से 16 जुलाई 2026 के बीच में। और एक और चीज उसी अवधि में होती हुई बड़ी चीज दिखाई पड़ती है 14 जून से 16 जुलाई 2026 में, कि किसी बड़े नेता का असैसिनेशन का योग ऐसा कुछ आता है। इसके पीछे का कारण ये है कि हमारा ये जो वर्ष है ये कन्या लग्न को लेकर के शुरू होता है, और पिछला वर्ष जो है वो मंगल की राशि से खत्म हुआ था। मंगल की राशि से खत्म होने के कारण इस वर्ष में और पिछले वर्ष को लेकर के एक विस्फोटक संधि बनती है। इस वर्ष के जो राजा बनेंगे 2083 वर्ष के, तो वो संवत विक्रम संवत का 2083 में जो राजा हैं वो बृहस्पति हैं। बृहस्पति और कन्या का संबंध जो है वो विरोधाभास होता है। जैसे शुक्र और बृहस्पति, शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु और बृहस्पति देवों के गुरु, आपस में जब टकराते हैं तो बहुत ही जबरदस्त देवासुर संग्राम उत्पन्न होता है। उसका सीधा रिजल्ट किसी भी राज्य के नेता पर आता है, किसी भी राज्य के शासक पर आता है, और वही एक कारण है कि किसी नेता का असैसिनेशन जैसा योग बन के आता है। क्या इंदिरा गांधी जैसा असैसिनेशन ही किसी नेता का होगा? देखिए, कोई बड़ा असैसिनेशन का योग है, लेकिन ये स्पष्ट अभी हो नहीं पा रहा है कि किस पक्ष में होगा, भारत के कौन से प्रांत में होता हुआ दिखाई पड़ता है। इसकी कैलकुलेशंस की थोड़ी लिमिटेशंस हैं, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि सारी चीज़ें कैलकुलेशन बेस्ड हैं। इसके पीछे ग्रहों की चाल है, ग्रहों का लॉजिक है। ये इतनी हवाई दुर्घटनाएं क्यों? इसके पीछे कौन से ग्रहों का कॉम्बिनेशन है कि हम 2025 से ही देख रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी हवाई दुर्घटनाएं हो रही हैं? देखिए, आकाश का जो तत्व है वो होता है शुक्र, चंद्रमा। वायु का जो तत्व होता है वो तत्व, और आपका इंजन जो प्लेन में जलता है उसके अंदर होता है मंगल, उसके अंदर होता है शनि। आप अगर इस वर्ष में देखिएगा तो मंगल शनि सब विस्फोटक प्रवृत्ति बना रहे हैं। शनि की राशि में राहु बैठे हुए हैं, और बृहस्पति की राशि में जाकर के शनिदेव बैठे हुए हैं पश्चिम की दिशा को लेते हुए। मूल रूप से देखा जाए तो गणना और गणेश दोनों इन्वॉल्व होते हैं कोई डेट को निकालने के लिए। गणेश इसलिए कि आपको भगवान शंकर ही अनुभूति कराते हैं कि आगामी भविष्य में क्या कुछ घटित होने वाला है। यानी कि हमारे बिहार में औरंगाबाद के अंदर मदनपुर नाम का एक क्षेत्र है, वहाँ पर शंकर जी का एक मंदिर है, सुमिताचार्य गुरुकुल के ठीक अपोजिट में। उस मंदिर में मैं बैठता हूँ रात को 10:30 के बाद, 11 साढ़े 11 के आसपास में बैठ करके। हमेशा नहीं, जब मुझे भविष्यवाणियों का चार्ट निकालना है, दुनिया में कहीं पे भी रहूँगा, मैं वहाँ पे पहुँचूँगा उसी मंदिर में बैठ करके, और वहीं पर ध्यान लगा करके सारे वर्ष भर का एक देख लूँगा एनालिसिस कैसा जा रहा है। तो मुझे आइडिया लगता है कि हाँ, इस महीने के इस समय में ऐसा ऐसा केओस हो सकता है। उसके बाद गणना का प्रयोग करता हूँ कि क्या कहीं जो मैंने आभास किया है वो कहीं क्या मेरी इमेजिनेशन तो नहीं है, कोई मेरी कल्पना तो नहीं है। तो उस पर फिर ग्रहों का चाल देखता हूँ कि क्या ग्रहों का चाल उसके साथ मैच करता है। तो मैंने देखा कि 28 जनवरी वाला जो टेन्योर आया था, तो उस समय वायु तत्व के अंदर मंगल का अंगारक बन रहा था। मंगल का अंगारक वायु में बनना मतलब कि इंजन, आग जो कैरी करे, आकाश में आग भी कौन कैरी करता है, तो प्लेन्स के इंजन कैरी करते हैं। यही रीज़न था कि उसके अंदर में किसी प्रकार का गड़बड़ी, प्लेन से रिलेटेड गड़बड़ी आने का योग बन रहा था। और इसकी जो दिशा आ रही थी वो आ रही थी नॉर्थ ईस्टर्न। बार बार शुरुआत में जो दिशा मैंने सोचा कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में होगा क्या, लेकिन फिर मैंने इसको करेक्ट करा जब और कैलकुलेशन मैंने जब डेट्स क्लोज आए थे, क्योंकि साल भर पहले मतलब जनवरी फरवरी में बैठ कर के यूजुअली मैं पूरे साल भर का निकालता हूँ। अभी भी निकाल लिया, इस साल 2026 का पूरा निकाला कि क्या कौन से महीने में कैसा क्या घटित होगा। तो साल भर का जब निकालता हूँ तो नवंबर के आसपास फिर दोबारा मैं कैलकुलेशन करने बैठा इसी चीज़ के ऊपर, प्लेन क्रैश है तो कैसा है, क्या स्वरूप होगा। तो जब दोबारा बैठा तो ये निकल रहा नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न अलाइनमेंट वाला प्लेन है वो। तो मैंने फिर स्पीकिंग ट्री आदि के साथ जब पॉडकास्ट आगे से करना स्टार्ट किया तो मैंने बोला कि वो वाला चीज़ को कैंसिल करना है, ये नॉर्थ ईस्टर्न अलाइनमेंट वाला प्लेन रहेगा जो दुर्घटनाग्रस्त होगा। और वही होता है, 28 जनवरी को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अलाइनमेंट लेता है प्लेन, ईस्टर्न फ्लाई कर रहा था, नॉर्थ अलाइंड होता है और गिर जाता है।
अजीत पवार जी वाला प्लेन। यस, और वो सीसीटीवी देखे थे तो वो सीसीटीवी में भी यही सोचने पर हम मजबूर हो गए कि ये नॉर्मल ऐसे चलता चलता क्यों ऐसे तुरंत अलाइन हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है और टर्न होता है, वो प्लेन क्रैश हो जाता है। हाँ, वो योग ही बड़ा खतरनाक था, क्योंकि उस दिन शुरुआत हुआ था। वो खतरनाक जो योग है 28 जनवरी से 27 फरवरी वाला, वो शुरुआत हुआ था। शुरुआत के समय और अंत के समय बड़ा प्रबल हो जाता है ये योग। पर क्या किसी की मृत्यु अगर लिखी है जिस तरह से लिखी है तो वो होनी ही है, क्योंकि ये भी खबर आई कि जैसे अजीत पवार जी जा रहे थे तो वो प्लेन की जगह वो पहले गाड़ी से जा रहे थे, जाने वाले थे। हाँ। लेकिन फिर वो हवाई यात्रा ही करते हैं। तो क्या जो मृत्यु आपकी जिस तरीके से लिखी है या जैसे भी लिखी है, चाहे वो आकस्मिक हो रही है, वो सब पहले से तय है? गरुड़ पुराण से एक मैं आपको श्लोक का वर्णन देता हूँ। गरुड़ पुराण में कहते हैं, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन मेव च पंच एतानि सृजन्ते गर्भस्यैव देहिनः। यानी व्यक्ति की आयु कितनी होगी, विद्या कितनी अर्जित करेगा, पैसा कितना कमाएगा, और निधन उसका कब होगा, और कर्म क्या क्या करके जाएगा, वो सारी चीज़ें गर्भ में लिख दी जाती हैं, जो उसके पूर्व जन्म के संस्कार के कारण वो गर्भ प्राप्त होता है। यानी कि कर्मणो जायते जन्मः, जन्मनो जायते वर्णः, और फिर आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन में बचा पंचेतानि सृजन्ते गर्भस्यैव देना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके कर्मों पे डिपेंडेंट होकर के आपको ये प्राप्त होता है, और ये 5 चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। उसी में है आपका मृत्यु फिक्स हो जाता है कि कब कैसे मृत्यु होना है। लेकिन इसमें एक अपभ्रंश लग जाता है। अपभ्रंश ऐसे लगता है कि पुराण में देखेंगे तो मार्कंडेय ऋषि भी थे, जिनको पता थी अपना मृत्यु का समय ये आने वाला है, तो उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू किया। महामृत्युंजय में ही केवल एक ऐसी शक्ति है जो समय के चाल को बदल सकती है। यानी कि मार्कंडेय ऋषि को उन्होंने शिवलोक के हिसाब से आयु दे दिया, ना कि पृथ्वी लोक के हिसाब से। उनको जीना तो 12 वर्ष था, लेकिन 12 शिववर्ष जीना है, और शिववर्ष यानी शिवलोक में समय नहीं चलता, सब कुछ रुका हुआ है, थमा हुआ है, इसलिए वो चिरंजीवी बन गए। अगर शंकर जी का एक उदाहरण लिया जाए तो शंकर जी के उदाहरण में एक शिव तांडव स्तोत्र में एक मंत्र आता है। कहते हैं, धिमित 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगला ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव दृश्य दिव्य चित्र तलपयोर भुजंग मौक्तिकस्त्रजोर गरिष्ठ रत्न लोष्ठयो सुहस्त पक्ष पक्षयो। तो इसमें क्या हो जाता है कि धिमित 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगला, ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव, मतलब ध्वनि का भी क्रम, यानी ध्वनि कैसे चलती है आगे की तरफ, समय कैसे चलता है, समय आगे की तरफ भागता है, ध्वनि का भी क्रम जो बदलते हैं वो है भगवान शंकर। चलता हुआ समय को भी पलट सकते हैं। तो इसीलिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप अनुष्ठान करना चाहिए। एक जो मैंने भविष्यवाणी बोली है, 14 जून से 16 जुलाई के बीच में किसी बड़े नेता का असैसिनेशन जैसा योग आ रहा है। मृत्यु का जो अनुमान है लगभग 6 महीने पहले ज़्यादा लगने लग जाता है, 9 महीने पहले से। जितने दिन बच्चा गर्भ में रहता है उतने दिन पहले, मृत्यु के उतने महीने पहले से उसको अनुमान लगने लग जाता है। कुछ अनिष्ट घटनाएं, बार बार एक्सीडेंट होना, बार बार जबरदस्त चोट लगना, ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। व्यक्ति को आइडिया रहता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ज़्यादा खराब होने वाला है। तो वैसे में जिसको भी ऐसा लग रहा हो, कोई राजनेता इसको देख रहे हो, ऐसा लग रहा हो कुछ गड़बड़ है, महामृत्युंजय अनुष्ठान यथाशीघ्र बैठवाइए। अपने किसी प्रिय मंदिर में प्रिय ब्राह्मणों के द्वारा महामृत्युंजय 1.25 लाख अनुष्ठान बैठवाइए, ताकि आपके ऊपर जो संकट आने वाला हो वो टल जाए। घटना तो घटनी है भारत में, ऐसा तो दिखाई पड़ता है, लेकिन जो जिन नेताओं तक या जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जा रहा है वो कम से कम अपनी सुरक्षा के लिए ये उपाय भी कर लें। क्योंकि हमारा उद्देश्य या ज्ञान का उद्देश्य ये नहीं होता कि आपके अंदर भय उत्पन्न करना है, भय के साथ उसका निवारण भी। माँ भगवती जब ब्रह्मा जी के सामने पहली बार अवतरित हुई थी आदि शक्ति, तो ब्रह्मा जी ने जब उनको देखा था तो उनके मन में सबसे पहला भाव भय का आया था, और भय को काटता है विद्या सरस्वती। इसीलिए ब्रह्मा जी के पास वो सरस्वती बन करके, उनकी अर्धांगिनी बन करके उनके पास आती हैं, ताकि उनके भय का नाश हो। विष्णु जी के पास जब आए थे तो उनके मन में घृणा आया था, घृणा को काटता है धन, तो उनके पास लक्ष्मी बन के आती हैं। शंकर जी के मन में प्रेम आया था, और प्रेम आने के कारण उनके पास साक्षात आदि शक्ति पहुंचती हैं। तो जो मैं बता रहा था कि ब्रह्मा जी के अंदर भय के कारण विद्या आकर के भय का निवारण करने विद्या आया। तो ये अगर यहाँ पर ये जो भविष्यवाणी हो रही है, तो इसमें लोगों को आगे भी 27 फरवरी के बाद भी भय रहेगा, और ये बात जानने के बाद और भय रहेगा। तो भय का निवारण यही है कि महामृत्युंजय मंत्र करवाइए। भय का निवारण यही है कि 14 जून से 16 जुलाई प्लेन्स में यात्रा मत करिए, प्लेन्स का ट्रेवल मत करिए। चलिए, बहुत ऐसी बातें हुई जहाँ पर हमने ज्ञानवर्धक बातें भी आपसे सुनी, लेकिन शायद लोगों को, जैसे आपने भय की बात की, लोगों को भय की ज़रूरत नहीं है, पर लोग मन में डर जाते हैं। तो थोड़ा सा माहौल को हल्का करते हैं। ये आपके हाथ में क्या है?
ये मेरे हाथ में भगवती का शक्ति यंत्र है और इसका बड़ा खास उपयोग है। देखना चाहेंगे क्या है? हाँ ये देखिए, ये आपका कप है हाँ। और इसका एक यूज होता है। देखिए क्या होता है। नहीं, तोड़िए तोड़िए, आप भी तोड़िए, ट्राई करिए। आज तक किसी एंकर ने नहीं तोड़ा है। इसमें कॉफी ये थोड़ा मेरे लिए बहुत न्यू चीज है। संभाल के, Like this? वो नीचे से उंगली हटा करके तोड़िए, जोर से मारना है। This was nice. ये मेरी लाइफ में लिटरली पहली चीज है कि मैं कुछ तोड़ उसको रही ऐसे हूँ। फेंकना है एकदम स्टाइल। ये अगर मेरी मदर देख लेंगी ना, कहेंगी ये कौन सी नई चीज सीख ली है। क्योंकि आज तक ये था कि जब हम कुछ तोड़ते फोड़ते थे बचपन में, तो मम्मी की सीधे चप्पल पड़ती थी। तो वही बचपन को मैं रिटर्न लेकर के आ रहा हूँ। चैनल्स पर बड़ा सीरियस माहौल हो जाता है, हाँ। लोग बड़ा हड़बड़ाए हुए रहते हैं और मैं कहता हूँ नहीं, बचपन को रिटर्न लेके आना है। नहीं, फिर से बहुत अच्छा बचपना होना फन चाहिए। एलिमेंट है। और अगर मैं खैर ये तो नहीं कहूंगी कि घर पे ट्राई करूंगी तो घर पे डांट पड़ेगी। डोंट ट्राई दिस एट होम। हाँ, डोंट ट्राई Although दिस it's एट होम। अगर मम्मी घर पे ना हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो मम्मी की चप्पल के लिए रेडी रहिए। वेल, अच्छा, मैं इसका थोड़ा सिग्निफिकेंस भी जानना चाहती हूँ, इस ईगल का सिग्निफिकेंस, बिकॉज इट्स वेरी फैसिनेटिंग। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इसके माध्यम से शक्तिपात क्रिया करी जाती है। यानी कि जो मैंने एक बात बोली कि आप शिव मंदिर में बैठ करके और साधना के साथ में जो डेट्स निकालते हैं, हाँ, तो वहां पर ये ईगल बड़ा काम आता है। ओके। साधना के समय काम आता है, और ये तब भी काम आता है जब आप वो साधना किसी को सिखाना चाहते हो। तो कुछ इनिशिएशन का प्रोसीजर है खास नक्षत्र में करके, और उस व्यक्ति के मस्तक पे स्पर्श करके मंत्रोच्चार किया जाता है। तो इससे इसके एनर्जीज ऊपर माँ पास ऑन कामाख्या होती का है। सिंदूर लगता है। ओके, और इससे एनर्जीज पास ऑन होती है। हाँ। ओके, चलिए, जब हम प्रिडिक्शंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप प्रिडिक्शंस इतनी गहन मंथन के साथ करते हैं और पहले ही साल भर की पूरी भविष्यवाणियां कर देते हैं, अब अगर हम मोटा मोटा साल के आगे आने वाले 6 महीनों की बात करें, फ्रॉम मार्च टू अगस्त, इन 6 महीनों के लिए सुमित आचार्य जी क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं? मैं तो एक एक महीने करके प्रिडिक्ट करके दिखाता हूँ आपको। मैंने फोन में एक लिस्ट बना रखा था, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से है। फोन प्लीज। देखिए, अभी 20 मार्च से 18 अप्रैल के लिए मैंने निकाला है कि भारत के अंदर ही राज्य सत्ता में कुछ परिवर्तन आएगा, राज्य सत्ता पलट जैसा योग है। इसके साथ ही पूर्वी भारत में उपद्रव मचेगा। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में उपद्रव दिखाई पड़ता है, आग दिखाई पड़ता है, अग्निकांड और ब्लास्ट तक दिखाई पड़ता है। लाइक दिल्ली टेरर ब्लास्ट? नहीं, टेरर ब्लास्ट नहीं है उसमें इंटरनल लोगों के द्वारा किया हुआ कुछ ब्लास्ट है, अग्नि है, आग है। वही 20 मार्च से 18 अप्रैल 2026 में मिडिल ईस्ट में वापस से उत्पाद बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, और ठीक 18 अप्रैल के बाद 16 मई से पहले मिडिल ईस्ट के अंदर सत्ता पलट का न्यूज आएगा, वहाँ सत्ता पलट जाएगी। उसके साथ ही देखेंगे कि शेयर मार्केट ऊंचाई को छुएगा, दोबारा से पीक पर जाएगा। सोने चांदी में इन्वेस्ट करना अच्छा है, मेटल में इन्वेस्ट करना अच्छा है। 18 अप्रैल से पहले एग्जिट भी हो जाना है, नहीं तो भारी नुकसान होगा। ये ध्यान देने की बात है। अब देखिएगा, 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में जेल से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा न्यूज आएगा, चाहे कोई फेमस जेल ब्रेक है या कोई बहुत बड़ा आदमी जेल में जाने से बवाल मचने वाला है पब्लिक में, कुछ ना कुछ जेल से रिलेटेड बड़ा न्यूज है जिसमें बड़ा बवाल उठेगा, बहुत कुछ घटित होता हुआ जेल से रिलेटेड दिखता है उसमें। इसी बीच 18 अप्रैल से 16 मई 2026 के बीच में चाइना, रशिया और मंगोलिया वाला जो क्षेत्र है, जो एरिया है, वहाँ पर बड़ा भूकंप आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहाँ पर जन माल की हानि है, भूकंप है। उधर के लिए कोई यात्रा करना चाहते हो तो उस समय के लिए यात्रा अवॉइड करें। भारत में भूकंप के योग है? भारत में बड़ा भूकंप का योग तो अभी नहीं है, लेकिन एक भूकंप का योग है जो मैं बताता हूँ पूर्वी भारत में। 12 सितंबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भूकंप आता हुआ दिखाई पड़ता है। उससे ज़्यादा विध्वंसकारी रिजल्ट नहीं आएगा, मध्य स्तर का भूकंप। इसमें 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में ही उत्तराखंड में लैंडस्लाइड का योग है। पहाड़ी यात्रा से बचेंगे, बड़े लेवल का कुछ लैंडस्लाइड है, ज़्यादा ही थोड़ा खतरनाक लैंडस्लाइड है। 18 अप्रैल से 16 मई 2026 के बीच में कुछ कंट्रीज है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तिर्जिकिस्तान और तजिकिस्तान। इन कंट्रीज में ये देखा जाएगा कि इनकी करेंसी अचानक से डाउन जाने लग जाएगी, यहाँ करेंसी कोलैप्स तक का योग दिखाई पड़ता है। कुछ ऐसा न्यूज़ हमें आते हुए दिखाई पड़ेगा।
इसके साथ ही मैंने ये भी निकाला हुआ है कि मिडिल ईस्ट में सत्ता परिवर्तन इसी अवधि में, जो मैंने अभी कहा आपको, तो इस तरीके का है। 27 मई के बाद अगर देखेंगे, 27 मई से 15 जून 2026 के बीच में, तो भारत के अंदर देखिएगा आतंकवादी पकड़े जाएंगे उस समय, और कोई बहुत बड़े आतंकी साजिश को पर्दाफाश कर दिया जाएगा। अभी तक नहीं पता है सरकार को, ना आतंकवादियों को पता है कि कौन आतंकवादी पकड़े जाएंगे और कौन पकड़े जाएंगे, वो तो अभी मैंने भी नहीं निकाला, लेकिन आतंकवादी इसी अवधि में पकड़े जाएंगे और कोई बड़ा आतंकी साजिश का पर्दाफाश होगा। 27 मई से 15 जून के बीच में केरला और तमिलनाडु, ये दोनों राज्यों में बाढ़ का योग है, पानी से क्षति दिखाई पड़ता है। इसी क्षेत्र में, केरला तमिलनाडु का क्षेत्र है, वहाँ बाढ़ और पानी से क्षति। सोचिए इस समय 27 मई से 15 जून 2026 के बीच में भारत में प्रचंड गर्मी पड़ रही होगी, गर्मी इस बार ज़्यादा पड़ेगी, तो यहाँ भारत में गर्मी पड़ रही होगी और यहाँ पर जो दक्षिण भारत का ये क्षेत्र है वहाँ पर ज़बरदस्त बाढ़ है, लोगों का क्षति है दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से बांग्लादेश और म्यांमार का जो डिवीज़न है वहाँ पर कोई नया धार्मिक मुद्दा, कोई नया इशू को लेकर के फिर से रायट और धार्मिक हिंसा, विद्रोह दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ में हमारे इंडियन बॉर्डर्स पर भी मिलिट्री एक्शन काफ़ी तेज रहेगा। उस समय अफरा तफरी बॉर्डर्स पर 27 मई 2026 से 15 जून 2026 के बीच में मची रहेगी। इसके साथ में 16 जून से 14 जुलाई के बारे में मैंने कहा कि फ्लाइट टिकट पहले कैंसिल करेंगे, विमान में ट्रैवल नहीं करेंगे, हर दूसरे दिन विमान रिलेटेड दुर्घटना का योग है। नेता का असैसिनेशन इस समय दिखाई पड़ता है और साथ ही प्लेन में भी किसी नेता का बैठा होना दिखाई पड़ता है, जिनका निधन प्लेन से होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसी बीच में जम्मू कश्मीर में भारी विरोध शुरू होगा किसी एंटी नेशनल एजेंडा को लेकर के। 16 जून 2026 से 14 जुलाई 2026 के बीच में एंटी नेशनल एजेंडा को लेकर के जम्मू कश्मीर में भारी विद्रोह दिखाई पड़ता है। सेना भी एक्शन में दिखाई पड़ती है उस समय जम्मू कश्मीर में। इसी बीच में देखा जाए कि मिडिल ईस्ट में दोबारा से जो पहले सत्ता परिवर्तित हुई थी, फिर से 16 जून 2026 से 14 जुलाई 2026 के बीच में मिडिल ईस्ट में सत्ता परिवर्तित होता हुआ दिखाई पड़ता है। फिर 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में अगर देखा जाए तो भारत के नॉर्थ ईस्ट में बंगाल वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी तोड़फोड़ और हिंसा दिखाई पड़ता है। जनता से संबंधित हिंसा वहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। बिटवीन विच डे? 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में। नई सरकार बंगाल में तब तक बन चुकी होगी। नई सरकार क्या बनेगी, फिर ममता जी की ही सरकार वहाँ खड़ी हो जाएगी। ओह, फिर से ममता बनर्जी। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट भविष्यवाणी दे रहा हूँ आप लोगों को। लोग सोच रहे हैं कि अभी दूसरी सरकार बन जाएगी, वो सरकार कमजोर हो रही है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि हारती हुई दिखाई देंगी ममता बनर्जी, लेकिन एंड आते आते जीत जाएंगे, जिसको कहते हैं भाग्य का पासा पलट जाना। ये प्रीवियस इलेक्शंस में भी ऐसा ही हुआ था। हाँ, इस बार फिर से ऐसा ही होगा। ममता बनर्जी की सरकार फिर से बंगाल में आएगी। और एक और चीज़ है जहाँ पे सरकार लोग सोच रहे हैं बदलेगी, लेकिन वहाँ की सरकार भी नहीं बदलेगी। असम के अंदर अभी सीएम कौन है वहाँ पे? हेमंत जी। तो हेमंत जी की सरकार फिर से असम में बन जाएगी। सेम। हाँ, उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा सरकार में बैठ रहे हैं हेमंत जी आप। मुबारक हो। पूरा ये जो क्लिप है ना, उनके पार्टी वालों को कहिए कि चलाएं पूरा प्रमोशन में, और मेरे यहाँ पे फंड भेजे पूरा पार्टी वाला। मैं फ्री प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप हेमंता का तो प्रमोशन कर रहे हैं, चलिए वहाँ बीजेपी खुश हो जाएगी, पर आपने ममता बनर्जी को जीतने के लिए कह दिया है तो यहाँ बीजेपी नाराज हो जाएगी। नहीं, पर यहाँ पे दक्षिणा चाहिए ना, दोनों सबसे लूंगा दक्षिणा, क्योंकि हम किसी पार्टी के थोड़ी हैं। हमको हेमंत जी से भी चाहिए, ममता जी से भी दक्षिणा चाहिए, क्योंकि कह दे रहे हैं भाई आप लोग जीतिए। आपने बंगाल की प्रेडिक्शन कर दी, असम की प्रेडिक्शन कर दी, यूपी में अगले साल चुनाव होंगे। वैसे भी भारत में ना दक्षिणा के ऊपर कोई टैक्स टुक्स नहीं है, जीएसटी नहीं लगता दक्षिणा के ऊपर। आराम से भेजिए जितना भेजना है। मैं शिक्षक बनने के लिए कब अपॉइंटमेंट लूँ आपसे फिर? अपॉइंटमेंट तो आपका चल ही रहा है मेरे साथ। ठीक है, इसके बाद मैं सीखना स्टार्ट करूंगी फिर। आपने बंगाल की बात की, आपने असम की बात की, अगले साल यूपी में भी विधानसभा के चुनाव हैं, तो योगी एक बार फिर से राज करते हुए दिख रहे हैं या फिर अखिलेश का डंका बजेगा? देखिए, इस बार दोबारा से योगी जी ही राज करते हुए दिखाई पड़ते हैं यूपी में। अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से इस बार जद्दोजहद तो बहुत हो रही है, हिंदू वोट्स पे अपने पाले में करने की कोशिश हो रही है, तो आप उन्हें निराश कर रहे हैं। देखिए, अब लॉजिक क्या कहता है और भौतिक नियम क्या कहता है उसे मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि मैं पॉलिटिकल कुछ देखता नहीं, ना न्यूज ज्यादा देखता हूँ, ना टीवी ज्यादा देखता हूँ। बस आप लोग सवाल करते हैं और मैं मानता हूँ रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी, तो शब्द में ही उत्तर छुपा होता है और उसी उत्तर को आपके सामने स्पष्ट कर देता हूँ। तो प्रेडिक्शंस हो गई हैं आने वाले इलेक्शंस के लिए, और आगे हम 6 महीने के प्रेडिक्शंस की बात कर रहे थे, और क्या होने वाला है? आगे बढ़ रहा हूँ इसमें। एक और मैं बता दूं कि 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में महाराष्ट्र के अंदर जनहिंसा दिखाई पड़ रहा है।
महाराष्ट्र के अंदर कोई ज़बरदस्त हिंसा होता हुआ दिख रहा है मुझे 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में। और इसी बीच भारत के इंटरनेशनल रिलेशन खराब होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में। इंटरनेशनल जो टॉक्स रखते हैं इंडिया वाले, जो कहते अभी हैं भी ना एक कि एआई समिट हो रहा है। हाँ, इस तरह के जो समिट रख रहे हैं या फिर बायलेटरल डिस्कशन करना है, बायलेटरल डिसीजंस लेने हैं, तो वैसे डिसीजंस को 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में ना लें। जो पॉलिटिशियन भी उसमें इन्वॉल्व होगा उसका भी पॉलिटिकल करियर डाउन चला जाएगा। इसमें भाग्य का ऐसा खेल है कि इस समय इंटरनेशनल रिलेशंस पर कोई नया पॉलिसी नहीं लेकर के आना है। भारत के इंटरनेशनल संबंध इस बीच खराब हो जाएंगे और वो पॉलिटिशियंस पर भी इफेक्ट करेगा। पॉलिटिशियंस पर भी इफेक्ट करेगा, उनके करियर पे भी इफेक्ट करेगा। तो इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहना है। भारत सरकार से जुड़े हुए जो भी लोग देख रहे हैं इस बात पर थोड़ा ध्यान देंगे कि 12 अगस्त के बाद कर लीजिए या 15 जुलाई के पहले जो करना है कर लीजिए, बीच में कुछ इफेक्ट पड़ेगा, भारत के इंटरनेशनल संबंध खराब होंगे। कम से कम खराब पड़े उसका ध्यान देना है। इसी बीच में 15 जुलाई से 12 अगस्त 2026 के बीच में दिल्ली का जो क्षेत्र है वहाँ पर लोग ज़्यादा भीड़ भड़ाकों वाले एरिया में समय व्यतीत ना करें, मॉल्स में ना जाएं, सिनेमा घरों में ना जाएं, ज़्यादा पब्लिक में ट्रैवल ना करें, जितना हो सके काम से मतलब रखें। किसी प्रकार का आतंकी रिलेटेड गतिविधि होता हुआ दिखाई मुझे पड़ रहा है। कुछ ऐसा संकेत ग्रहों का बना है कि विदेशी सत्ताएं, क्योंकि चूंकि ये जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है इस बार, ये अग्नि पंचक योग में दिखेगा। अग्नि पंचक का जो सूर्य ग्रहण होता है वो 5 ग्रहण के एक साथ लगने के जैसा है। इस बार घनिष्ठा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में सूर्य ग्रहण है और बृहस्पति साल का राजा है। सब मिलाकर के बड़ा जबरदस्त विस्फोट कारक योग बनाते हैं, जिसमें विदेशी शक्तियां बार बार भारत के ऊपर प्रभाव करती हैं, किसी प्रकार से उत्पात मचाने का कोशिश करती हैं। जैसा मैंने शुरू में भी बताया कि एक बार आतंकी पकड़े जाने का योग है, फिर कुछ आतंकी गतिविधियों का योग है, आगे फिर से बाहरी आतंकी गतिविधियों का योग है। तो बार बार ये जो चीज़ें खींच करके आ रही हैं ये ग्रह चाल करवाते हैं, क्योंकि एक बार कोई घटना घटती है, होता कई बार है कि जब कोई बुरा समय आता है तो एक जगह बुरा कुछ घट रहा है, दूसरे जगह से भी बुरा होने लग जाता है, चारों तरफ से आदमी घिर जाता है। तो ये इसी तरीके का है कि बार बार ये घटता हुआ जो दिख रहा है आतंकी रिलेटेड चीज़, इसके पीछे ग्रह चाल बहुत ज़्यादा भूमिका निभा रहा है। तो इसलिए जो भी लोग परिवार के आपके दिल्ली के आसपास रहते हों, सूचित कर दें कि देखिए ज्योतिषीय गणना के हिसाब से ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। बाकी अब देखा जाए, अगर अपनी बुद्धि का प्रयोग आप बेशक कर सकते हैं, इसमें कोई बाधित नहीं है कि आप ज्योतिषीय रिपोर्ट को माने ही माने, लेकिन पुराने मेरे कैलकुलेशंस को देखते हैं रेफरेंस के तौर पे, तो वो चीज़ें तो घटित हुई हैं, उसी तरीके से हुई हैं। तो अगर ये ऐसा घटित होता है या मेरा कैलकुलेशन सही होता है तो वो अच्छा नहीं होता। 15 जुलाई से 12 अगस्त वाला जो मैंने अभी रिपोर्ट लिया है, जिसमें मैंने बोला गतिविधि, आतंकी रिलेटेड गतिविधि होने का योग है, इस बीच में आतंकी पकड़े भी जाएंगे और बड़े आतंकी साजिश का फिर से पर्दाफाश होगा। यानी सोचिए कि एक बार पहले भी पर्दाफाश हुआ, आतंकी पकड़े गए, फिर पर्दाफाश हुआ, फिर दोबारा से आतंकी पकड़े जाएंगे, फिर कोई प्रोजेक्ट निरस्त किया जाएगा। तो इस तरीके का योग जो है भारत में दिखाई पड़ता है। 13 अगस्त से 11 सितंबर 2026 में अगर देखा जाए तो यूरोप में गृह युद्ध शुरू होता हुआ दिख रहा है। वहां से समझिए वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर बटन दबेगा, इस तरह का योग है। वर्ल्ड वॉर इसलिए कह रहा हूं कि इसमें इंटरनेशनल युद्ध है, इसमें कई सारी कंट्रीज आपस में भिड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं, कई सारी कंट्रीज आपस में लड़ती हुई मुझे दिखाई पड़ती हैं। 13 अगस्त 2026 से 11 सितंबर 2026 के बीच में भारत में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति का निधन इस समय है। प्रसिद्ध व्यक्ति में बॉलीवुड से संबंध रखेंगे, वो फिल्म इंडस्ट्री से संबंध रखने वाले कोई प्रसिद्ध व्यक्ति का निधन इस बीच में होगा। और शेयर मार्केट इस समय नीचे जाएगा, बैंकों में भी क्राइसिस रहेगा। और जम्मू, उत्तराखंड, हिमाचल, इसमें बादल फटेगा, ये तय है 13 अगस्त से 11 सितंबर 2026 के बीच में। लास्ट ईयर भी ऐसा जब हुआ था बहुत जाने गई थी, क्या इस बार भी कुछ ऐसा है? इस बार भी इस तरह का योग दिखाई पड़ता है, थोड़ा दुखद ये योग है, ये दिखाई पड़ता है। 12 सितंबर से 10 अक्टूबर में अगर देखा जाए तो शेयर मार्केट में कोई फेक न्यूज़ सर्कुलेट होगा और उससे डर करके, उस फेक न्यूज़ से घबरा करके लोग अपने शेयर बहुत तेज़ी से बेचेंगे और शेयर मार्केट क्रैश करेगा। तो इस बार एक शेयर मार्केट का क्रैश प्रेडिक्ट कर रहा हूँ 12 सितंबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में। उसी बीच जनता बहुत भारी मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती हुई दिखाई पड़ती हैं। जन पलायन, भारी जन पलायन का योग है। उसको कह सकते हैं कि भारत में दूसरा कश्मीर बनता हुआ स्थिति जैसा दिखाई पड़ रहा है। कोई भारी मात्रा में लोग अपने घरों को छोड़ करके पलायन कर रहे हैं, इस प्रकार का योग है। मुसलमान राष्ट्रों में 12 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में युद्ध भड़केगा, वहाँ पर युद्ध दिखाई पड़ रहा है, वहाँ पर मिलिट्री एक्शन दिखाई पड़ रहा है। लगता ऐसा प्रतीत है कि इसमें अमेरिका
और यूएस के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वही इसमें सबसे बड़ा रीज़न बनेगा। यूनाइटेड स्टेट्स ही रीज़न बनेगा कि इन कंट्रीज़ में इतना बड़ा भौचाल आने वाला है। 12 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में भारत के पूर्व दिशा में भूकंप आएगा। बहुत आक्रामक भूकंप नहीं है, ये मध्य स्तर का भूकंप रहेगा। जनहानि तो नहीं होगी? बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, छोटा मोटा कुछ हो सकता भी है, लेकिन बहुत आक्रामक भूकंप नहीं है, भारी मात्रा में हानि नहीं है। 12 सितंबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में सत्ता परिवर्तन का योग है और साथ में वहाँ धार्मिक पक्ष पे हिंसा का योग दिखाई पड़ता है। धार्मिक हिंसा, दंगा आदि दिखाई पड़ रहा है। 12 सितंबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में ऐसा योग है। मणिपुर जैसे दंगे मान सकते हैं कि उससे रिलेटेड कुछ, उससे सिमिलर कुछ दिखाई पड़ रहा है। 11 अक्टूबर 2026 से 9 नवंबर 2026 के बीच में देखा जाए तो फिर से प्लेन क्रैश का योग है। उस समय फिर से आप जो है विमान के टिकट्स ना कटवाएं, विमान में ट्रेवल अवॉइड करें और जितना हो सके आप ट्रेन्स का, कारों का यूज़ करें। लंबी यात्राओं को उस समय अवॉइड करें, विमान से जो यात्राएं हैं वो करने से बचें। इसी बीच में चीन के आसपास का जो क्षेत्र है, भारत का उत्तरी जो क्षेत्र है, वहाँ पर इंटरनेट बैन दिखाई पड़ता है। वहाँ पर कोई मानव अधिकार नियमों का, ह्यूमैनिटेरियन राइट्स का उल्लंघन होता हुआ दिखाई पड़ता है, किसी प्रकार का कुछ केओस दिखाई पड़ता है लोगों के बीच में। तो वहाँ पर जो है इस तरह का न्यूज़ 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 के बीच में दिखाई पड़ेगा। उसी बीच में बंगाल में सेना उतरी हुई दिखाई पड़ेगी। अब सैन्य गतिविधि वहाँ पे बढ़ी हुई दिखाई पड़ेगी। अब किस कारण से ये होगा ये तो आगे वक्त बताएगा। इसी 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 के बीच में दो पॉलिटिकल पार्टीज अलग होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। कोई फेमस गठबंधन है जो टूटता हुआ दिखाई पड़ता है। इसी बीच में दिल्ली में उपद्रव मचेगा। 11 अक्टूबर 2026 से 9 नवंबर 2026 के बीच में दिल्ली एनसीआर के अंदर में उपद्रव मचता हुआ दिखाई पड़ता है। किसी प्रकार का जनता से केओस होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये ओवरऑल भविष्यवाणियां हैं इस साल की, जो बड़ी घटनाएं हैं जो घटित होने का योग है। इस साल इतनी सारी ये जो भविष्यवाणियां आपने की है, इसको लेके आप कैसे व्यक्ति ना डरे। जाहिर सी बात है, आप स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, आप हवाई यात्रा की बात कर रहे हैं, आप भूकंप की बात कर रहे हैं, प्रलय की घटनाओं की बात कर रहे हैं। व्यक्ति को डर लग जाएगा। अब ऐसे में डर के साए में व्यक्ति जिएगा तो क्या करे? क्या कोई उपाय भी ऐसी चीज़ों में काम आते हैं, या किस तरीके से आप लोगों को रास्ता दिखाएंगे कि डरिए मत? सब विमान में अगर आप ट्रेवल करना ही करना है आपको, कोई और उपाय नहीं बनता है। विमान पे चढ़ते समय ही ये बोलिए, या रनवे पर जब शुरू होता है चलना बोलिए, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कही सब कोई, और बोलिए मार्गेशु रक्षतु माम नीलकंठः। भगवान शंकर नीलकंठ के रूप में आपकी रक्षा आपके रास्ते में करेंगे। अगर ये चीज़ याद नहीं रहता है, मान लीजिए आप भूल गए, तो ये भी समझ लीजिएगा कि जिस काम से चाहे तो विमान वाला सिचुएशन हो सकता है गड़बड़ आ जाए, नहीं तो जिस काम से पहुंचने वाले हैं वो काम भी नहीं बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ शुभ शुभ हो तो ध्यान रखना है, इतना साधना में खुद को लिप्त रखिए कि ये चीज़ उस समय आपको याद रहे। वही तो होता है कि कहते हैं कि मरने समय जो जानवर की छवि आपको दिखाई दे देती है, आपका अगला जन्म उसी जानवर का हो जाता है, या जो आपको दिखाई देगा अगला जन्म में वही प्राप्त हो जाता है, वही योनि प्राप्त करती हैं। तो वो जो मरने समय कई लोगों को भगवान दिखाई दे देते हैं, तो भगवान दिखाई देते हैं तो वो लोग वैकुंठ सिधार जाते हैं। तो वो मरते समय भगवान दिखना, मरते समय भगवान का नाम मुंह में आना तभी संभव है जब आप दिन भर भगवान को रट रही हैं, पूरे जीवन आपने भगवान को ही रटा है। वही पुण्यात्मा के पास ऐसा हो सकता है। तो आप अभी से इसका प्रैक्टिस शुरू करिए कि जब कभी भी विमान में यात्रा करें या गाड़ी चलाने से पहले, गाड़ी जब स्टार्ट कर रहे हैं और गाड़ी ऐसे पहला मूव लिया है, उसी समय चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कही सब कोई, और मार्गेशु रक्षतु माम नीलकंठः, ऐसा बोल करके यात्रा करने लग जाएंगे। सब काम सफल आपका होगा, जहाँ जाएंगे वहीं से उन्नति और लाभ प्राप्त करके आएंगे। ये मेरे बहुत फेवरेट टॉपिक्स है। जब आप कर्मों की बात कर रहे हैं, आत्मा, जीवन, इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, अब बहुत मन में आ रहा है इसलिए चले पूछ रही हूँ। एक रिलेटिव थे मेरे, चलिए उनका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मृत्यु से पहले जब जैसे वो अपनी अंतिम सांस ले रहे थे हॉस्पिटल में, तो वो मृत्यु से पहले पहुँच गए वृंदावन धाम में ही वो रहते थे। वृंदावन धाम में मंदिर है जहाँ राधा कृष्ण जी की शादी हुई थी, भांडीरवन में मंदिर है, वहाँ पर वो उनके चले जाते हैं। और वो लोग इतने धार्मिक हैं कि वहाँ के सारे लोग ना उन्हें जानते हैं नामों से ही। तो वहाँ जो पंडित जी थे, तो उन्होंने कहा गोसाई जी ने कि आप यहाँ क्या करें? तो उन्होंने कहा कि अरे मैं ऐसे ही आया हूँ। तो उन्होंने कहा पूरा परिवार क्यों नहीं लाया आज? वो कहाँ है नाम लेके बोले। तो उन्होंने कहा नहीं, वो मेरा मन नहीं लग रहा था तो मैं अकेले आ गया हूँ, मैं अकेले आया हूँ, मुझे यहाँ शांति मिलती है। और जितने में पंडित जी की बात हुई,
उतने में उनकी वहाँ सांसें उखड़ जाती हैं, उनकी डेथ होती है। और जब वो फ़ोन करते हैं मतलब उनकी वाइफ को, तो वो उनको बोलते हैं कि वो आज अकेले यहाँ मंदिर कैसे आ गए, वैसे तो हमेशा आपके साथ आते हैं। तो वो कहते हैं कि वो तो स्वर्ग लोक हो गए, अभी अभी उनकी डेथ हुई। तो मरने से पहले आत्मा वहाँ क्या कर रही थी, ये मेरा सवाल है। मृत्यु से पहले आत्मा कैसे वहाँ पर पहुँची? देखिए, मूल रूप से वही होता है कि जब कभी कोई देवात्मा संबंधित कोई व्यक्ति होते हैं या देवतुल्य व्यक्ति होते हैं, वो इसी प्रकार की लीलाएं करके जाते हैं, ताकि फिर जो पीढ़ियां हैं, जो वो घटना घटी है या जो लीला करी गई है, वही लीला एक कारण बनी है कि आज हम उस चर्चा को यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं। और वही चर्चा भी जनता पे जाएगी तो जनता को ये पता चलेगा कि भक्ति करने का कितना बड़ा फायदा है। और इसी को देख करके जनता अच्छा आचरण लेके चलेगी, दिन भर मंत्रोच्चार करेगी और भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा करेगी, ताकि वो जो जीवात्मा इसको देख रहे हैं उनको भी अच्छा लोक प्राप्त हो, जो ऑडियंस इसको देख रही है उनके जीवन में उद्धार उनका हो। तो धर्म का कहीं भी उद्देश्य ये नहीं होता कि आपको उस उद्धार से बचाया जाए। इस बार क्या हो रहा है कि इतना जो भैरवी बांधा जा रहा है, इतना डर का वातावरण जो बन रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। केतु सिंह राशि में बैठा हुआ है और राहु बैठा हुआ है कुंभ राशि में, शनि के घर में। राहु भ्रम उत्पन्न कर रहा है शनि से संबंधित। पश्चिम दिशा से सारी ज़्यादातर चीज़ें जो उठ रही हैं सब पश्चिम से उठ रही हैं। पश्चिम से राहु भ्रमित कर रहा है और केतु जो है वो भ्रम के कारण, उस डर के कारण भक्ति स्फुटित कर रहा है। आप सोचिए, इंडिगो जैसी इंटरनेशनल कंपनी ज्योतिषीय गणना का रिपोर्ट पे मानते हुए अपनी फ्लाइट्स ग्राउंड करती है। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि कोई ऐसा बड़ा एयरलाइन इंडस्ट्री या कोई बड़ी कंपनी जो बिल्कुल नास्तिकता पे ज़्यादा बिलीव करती हो, वैसी कंपनी भी ज्योतिष के नियमों में मान ले। एग्जैक्ट देखिएगा न्यूज़ क्या कहता है, अभी इकोनॉमिक टाइम्स का भी न्यूज़ है। 28 फरवरी तक उन्होंने अपनी फ्लाइट्स ग्राउंडेड रखी हैं, पूरे फरवरी फ्लाइट उनके ग्राउंडेड है। 28 फरवरी से वो ऑपरेशनल होंगे। मेरा न्यूज़पेपर प्रिडिक्शन भी यही बात कहता है। रीज़न वो कुछ भी कह दे, वो नहीं कहेंगे, सामने से एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैं ज्योतिषीय गणना पे मान रहा हूँ, लेकिन वो डेट्स देखिए एग्जैक्टली। और ग्राउंड 4,500 प्लेन आज तक कभी ग्राउंड नहीं हुआ, इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। और एकाएक इतने सारे प्लेन्स का कैसे मेंटेनेंस शुरू हो गया? आपने यूजीसी का भी शुरुआत में जिक्र किया था और आपने यूजीसी को लेकर भी प्रिडिक्ट किया था। एक और प्रिडिक्ट कर देता हूँ यूजीसी पे। क्या? यूजीसी के बारे में अभी कुछ फैसला आने वाला है मार्च में। हाँ, वो फैसला टल जाएगा, उस समय कोई फैसला नहीं आएगा, कोई कॉन्क्रीट नियम नहीं निकलेगा और यूजीसी जैसा है वैसे ही रह जाएगा, एज इट इज, पुराने वाले नियम। खाली उस पे जो बवाल मच रहा है उसी को खाली कंट्रोल करने के लिए ये एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया कि चलिए मार्च में कोई फैसला आएगा। देखिएगा उस समय, क्योंकि फैसला ऐसे थोड़ी आता है कि फैसला तैयार है और जज फैसला सुना देंगे। उस समय भी हियरिंग चलती है, डिबेट चलता है। उस समय देखिएगा वो फैसला यूजीसी के पक्ष में चला जाएगा और यूजीसी कंटिन्यूड रहेगा। कोई खास कॉन्क्रीट डिसीजन उस समय निकलेगा ही नहीं। ऐसे मार्च में तो कुछ नहीं निकलेगा और यूजीसी एज इट इज रह जाएगा। पर जब आप, क्योंकि आपने बहुत सारी उग्र भविष्यवाणियां की हैं, ये यूजीसी को लेकर जातिवाद पूरे देश में इस वक्त फैला हुआ है, क्या ये जातिवाद लोगों की नसों में और घुल जाएगा आगे जाकर? कुछ ऐसी प्रेडिक्शन? देखिए, जातिवाद बहुत घुलेगा, क्योंकि बार बार हर जगह पे देखिए पॉलिटिक्स का काम क्या है, डिवाइड करिए। आप जितना डिवीजन उत्पन्न करेंगे उतना आप वोट जीतेंगे। यही चीज़ पहले जो राजनीति होती थी, अभी मैं इसको मानता हूँ रंक नीति। राजनीति जब चलती थी, यानी राजा राम जी जब राज करते थे, तो पूरा समाज में ये व्यवस्था नहीं थी। उस समय ऐसा भी था कि राजा की जगह उनका खड़ाऊ गद्दी पे बैठ करके शासन कर लेता था। और जब से ये नीति आई है नई वाली एक्सपेरिमेंटल नीति, तो इस नीति में क्या होता है कि राजा चेयर पे तो बैठे रहते हैं लेकिन पूरे समाज को तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर धर्मों का विभाजन, देशों का विभाजन केवल खोया है हमने। जब से पहले राजनीति थी, राजा राज करते थे, सतयुग से राजा राज करते रहे हैं। अभी सोचिए कलयुग में बौद्धिक स्तर इंसान का घटा है कि बढ़ा है? घटा है। हमें पहले पुराण याद रहते थे पूरा, हमें सारे शास्त्र, चारों वेद याद रहते थे। गुरु अपने शिष्य को पूरा जबान से ही सिखा देते थे या मानसिक तौर पे सिखा देते थे, सब रट लेते थे, किताब में लिखने की ज़रूरत नहीं होती थी। पुराण आज छपने लगे हैं, पहले पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज्ञान ट्रांसफ़र होता था। लेकिन अब कैसा है कि जब बौद्धिक विकास कम हो गया है तो बहुत उटपटांग नीतियाँ भी आ गई हैं। चाणक्य ने कभी डेमोक्रेसी का वर्णन नहीं करा, राजनीति का वर्णन किया गया, राजा राज करेंगे। और हमेशा से सतयुग में भी लोगों का दिमाग बहुत तेज था, तब भी राजा राज करते थे। त्रेता में भी राजा ने राज किया, द्वापर में भी किया, कलयुग में भी शुरुआती दौर पर राजा ने राज किया। लेकिन यही जो पिछला 100 साल का जो समय है, ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल लगता है डेमोक्रेसी का आना। चाहे भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे किसी कंट्री में, जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी आई है वहाँ लोगों ने खोया है। खोया कैसे है? भारत में डेमोक्रेसी आई, सबसे पहले पाकिस्तान चला गया।
कश्मीर में पीओके चला गया, बांग्लादेश निकल गया, इधर अभी तमिलनाडु वाले बोलते हैं मेरा देश अलग कर दो, उधर आपका नॉर्थ ईस्ट में बोलते हैं हमारा देश अलग कर दो। पहले क्या अलग अलग भाषाएं, अलग अलग लोग नहीं रहते थे कि भारत जो है पूरा पूरब से लीजिए आप, उधर फिलीपींस, लाओस, ये सब लेते हुए जाइए और पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट सब कवर करिए, सब अखंड भारत था। अखंड भारत की अभी कल्पना भी नहीं कर सकते डेमोक्रेसी में। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस बार क्या है कि नेताओं को अपनी गद्दी प्यारी होती है, देश नहीं प्यारा होता। वो गद्दी के लिए अपना देश भी बेच देते हैं। पुराने नेताओं ने क्या किया, गद्दी प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान को तोड़ के जाने दिया। अभी जब संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज आदि जब राज करते थे तो उन्होंने अपनी आंखें नोचवा ली, स्किन पूरा चमड़ा अपना नोचवा लिया, लेकिन बलिदान दे दिया, लेकिन अपना जमीन नहीं जाने दिया, जमीन को पकड़ के रखा। रानी पद्मावती आदि ने जौहर कर लिया, शरीर 200 रानियों ने एक साथ अपना शरीर को जिंदा जला दिया जमीन के लिए। पर आज नहीं होगा। पर आज कुर्सी को थोड़ा सा छोड़ करके इस कुर्सी से टेबल पे नहीं बैठ सकते हैं कोई। इसी कुर्सी पे बैठना है, उसके लिए चाहे जितना आग लगाना है लगा दो। 5 साल खर्चा किया है और उस 5 साल के खर्चे को पूरा रिकवर करना है, पूरा जम करके, और 7 पुस्त को खिलाना है। तो ये ना चाहते हुए भी कोई ही ऐसे नेता होंगे जो अच्छी मेंटालिटी के साथ बैठेंगे कि हाँ ठीक है हमें चलाना है, लेकिन अधिकांशता तो ये देख रहे हैं कि मैंने खर्चा किया है। आप गांव के पॉलिटिक्स में जाके देखिए, सबका यही है कि अरे खर्चा करेंगे। भी एक मुखिया का भी चुनाव होगा तो वो कहेगा कि अरे यार 3 लाख 5 लाख 10 लाख खर्चा हुआ है, 30 कमाना है, फिर ठीक है, फिर जीता ना जीते कोई बात नहीं, क्योंकि ये भी एक बिजनेस बन चुका है कुछ के लिए। तो वो यही कहते हैं कि राजा जब राज करता है तो राजा देने के लिए आता है, रंक जब राज करेगा तो लेने के लिए आएगा। तो इसीलिए मैं इसको रंक नीति कहता हूँ। और इसके ऊपर दोबारा सभी से कहता हूँ कि विचार होना चाहिए कि क्या भारत को सच में राजनीति चाहिए, क्योंकि मैं अखंड भारत की कल्पना करता हूँ और अखंड भारत राजनीति के अंदर होगा, रंक नीति के अंदर नहीं होगा। और मैं इसीलिए ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं लेता। कोई कहता है आपकी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी कौन है, फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है, तो मैं वही देखता हूँ कि देश बिक रहा है लगातार, देश टूट रहा है लगातार, फिर उसमें फेवरेट किसको चुनूंगा। तो मैं इसीलिए वोट नहीं करता कभी, मेरा कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है वोट में। ये मेरा निजी मानना है, मैं किसी को नहीं कह रहा कि आप करो ना करो वोट, अपना निजी लेकिन मेरा अपना मानना है कि मैं वोट नहीं करता। मैं ऐसे किसी सरकार या व्यवस्था को आगे प्रमोट नहीं करना चाहता जो व्यवस्था मेरे देश को बेच रही हो। मैं तो ये मानता हूँ कि मेरा अगर पुश्तैनी जमीन है तो उसमें से अगर 10 हाथ जमीन अगर कोई ले रहा है तो उसके लिए पूर्णतः अपने आप को कहते हैं कुर्बान करना पड़े तो आदमी कर दे, लेकिन वो पूर्वजों ने किस तरीके से उस जमीन को बचाया होगा वो जमीन को जाने नहीं देना है। मैं इस बार लोगों का जो जन्म होता है वो होता है कि पूर्वजों का बनाया हुआ का विस्तार हो, वो बढ़े, ना कि टूट टूट के खंड खंड होके अलग हो जाए, वो बिखर जाए। तो आपने राजा की बात की, तो वैसे तो आप डिक्टेटर हैं प्रेडिक्शंस के, लोग आपको प्यार से डिक्टेटर बुलाते हैं। एक वर्ग है हमारे देश का जो हमारे देश के राजा को भी डिक्टेटर बुलाता है, तो उनका भविष्य आपको किस तरीके से का दिखता है? यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भविष्य आगे आने वाले वक्त में कैसा है? क्या उनकी कुर्सी बरकरार रहेगी? कुर्सी उनकी बरकरार रहेगी। अभी जो चीज़ें हम लोग सुनते हैं कि बीजेपी का अंदर का एजेंडा है कि 75 पे छोड़ देना है, ये चीज़ भी मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। एक बार और प्रधानमंत्री बनते हुए जैसा दिखाई पड़ते हैं। ओके लेकिन लास्ट ईयर 2025 के प्रेडिक्शंस मुझे याद है, कई एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्शंस किए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अचानक से बहुत सेहत खराब होगी, उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, उनकी कुर्सी किसी और को। कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। मेरे प्रेडिक्शंस इसीलिए ऐसे उल्टे पुल्टे नहीं आते हैं। मेरे प्रेडिक्शंस आप निकाल करके देखिएगा तो मेरा बड़ा पुख्ता चलता है। तो जहाँ एक बार और मैंने बोला तो अभी कि एस्ट्रोलॉजर्स भारत पाकिस्तान लड़ रहा था, वहाँ कह रहे थे पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। तो टीवी में टीआरपी के लिए बड़ा बड़ा बात बोल देंगे जो सुनने में अच्छा लगे और वायरल हो जाए। मेरे से ज़्यादा वायरल हुए लोग पिछले साल उसमें, लेकिन मेरा ही लीक अलग चलता है, मेरा लीक एक्चुअल वाला चलता है। मैंने कहा था शॉर्ट टर्म युद्ध है, ज़्यादा घबराना नहीं है, छोटा चलेगा, अप्रैल तक खत्म हो जाएगा। डेट भी बताया था 10 अप्रैल के बाद नहीं जाएगा और 10 अप्रैल को ही संधि हो जाती है। नाउ द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन, राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बनेंगे? कोई योग नहीं है। नहीं। प्रियंका गांधी वाड्रा के पार्टी में आगे बढ़ने के योग? नहीं, कुछ खास योग नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी जस की तस अभी इसी लेवल पर रहेगी? कुछ हद तक इसी तरीके से दिखाई पड़ती है। इसमें मैंने फिर से बोला कि मेरा कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं योग और ग्रहों से बात कर रहा हूँ। योग और ग्रहों से, और अभी कुछ खास ऐसे बढ़ावा नहीं मिलता है। चलिए, हमने बहुत सारी पॉलिटिक्स की बात की, हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो इन बातों के बारे में बहुत जानना सुनना पसंद करते हैं, इसलिए हमने स्पेशली पॉलिटिक्स की भी बात की। होली आ रही है, तो होली पे इस बार लूनर एक्लिप्स भी है,
चंद्र ग्रहण पर पड़ रहा है होलिका दहन वाले दिन, तो क्या ये किसी तरह का असर डालेगा? देखिए, ग्रहण जब भी लगता है तो नेगेटिव ही होता है, और इस बार का लगने वाला जो ग्रहण है एक ही पक्ष के अंदर लगेगा, यानी कि अमावस्या को सूर्य ग्रहण, और वो भी अग्नि पंचक योग में लगा है। 5 ग्रहण के बराबर, 5 सूर्य ग्रहण के बराबर एक ग्रहण है ये वाला। ठीक इसी के बाद देखेंगे कि जो होलिका की रात को चंद्रमा लाल रंग का दिखाई पड़ेगा, पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण लगेगा, और वो जो ग्रहण है उसका परिणाम महाभारत से समझ में आता है। महाभारत के भीष्म पर्व में देखिएगा तो महर्षि वेदव्यास समझाते हैं कि अगर 2 ग्रहण परस्पर एक पक्ष के अंदर लग जाते हैं तो बहुत विध्वंसकारी युद्ध होता है, बहुत रक्तपात होता है, और दुनिया की आधी आबादी जो है महाभारत काल में खत्म हो गई थी, इतना जबरदस्त युद्ध हुआ था। इस बार भी ये युद्ध कारक है, लेकिन भारत में कोई असीम युद्ध होता हुआ नहीं दिखेगा। इसमें कारण ये है कि ये जो सूर्य ग्रहण है इस बार पश्चिम में घटा है, इसीलिए मैंने यूरोप में युद्ध होता हुआ देखा है, यूरोप से कुछ ट्रिगर होता हुआ देखा है, मिडिल ईस्ट से ट्रिगर होता हुआ देखा है। भारत से ट्रिगर नहीं, लेकिन भारत की इकोनॉमी में ज़बरदस्त चेंज आएगा। एक बहुत बड़ा गेम हो गया है अभी लोगों के साथ में, लोग समझ नहीं पाए, इंटरनेशनल गेम हुआ है। सोना और चांदी का दाम ऐसे जो स्पाइक करके और नीचे गिरा है, हाँ। चांदी पहुंच गया 410। हाँ। दिसंबर वाला प्रिडिक्शन मेरा देखिएगा तो अनुज जी के साथ एक प्रिडिक्शन मैंने किया था, चांदी का भाव उन्होंने पूछा था, उस समय चांदी चल रहा था शायद 1.33 पे चल रहा था चांदी, तो उन्होंने पूछा था चांदी पहुंचेगा कहाँ, मैंने कहा 3 क्रॉस करेगा। जनवरी आया नहीं कि चांदी 3 क्या 4 क्रॉस कर गया, 410 पहुंचा। अब यहाँ पर गेम स्टार्ट होता है कि चांदी का प्राइस इतना बढ़ा दिया गया, लोगों ने भारी मात्रा में चांदी खरीद लिया। हाँ। जितना खरीद सकते थे खरीदा, और जैसे ही चांदी गिरने लगा एकदम 60,000 70,000 ऐसे रेट से गिरा, तो लोग पैनिक होकर के चांदी बेच दिया, और अपना पुश्तैनी चांदी का रिजर्व, सोने का रिजर्व लोगों ने निकाला और बेच दिया। ये बहुत बड़ा अपशगुन हो गया लोगों के हाथों से, और पूरे दुनिया भर के लोगों ने किया, केवल भारत में नहीं किया। इसके पीछे अब क्या होगा कि जो लोगों के पास असली पैसा था, असली पैसा मतलब जो चांदी और सोना होता है वो भगवान का बनाया हुआ पैसा है, असली पैसा लोगों के पॉकेट से निकल चुका है, और अब उसके बदले में उनके पास आ चुका है कि मैं धारक को फलाना रुपए अदा करने का वचन देता हूं। लोगों ने वचन खरीदा है अपना चांदी और सोना दे करके। अब वो वचन कितना कारगर रहेगा, जब जियोपॉलिटिकल इम्बैलेंस क्रिएट होगा तब वहां पे आएगी असली वाली भुखमरी। तब लोग वेट करेंगे कि कहीं से कोई राहत का कोई विमान आए और फूड पैकेट गिरा के जाए, क्योंकि खरीदने का तो कोई पावर रहेगा नहीं। बड़े बड़े मिलीनियर, बड़े बड़े बिलीनियर अभी ईरान के अंदर, जिनके पास चांदी सोना नहीं बचा था, वो लोग अभी रोड पे आ गए हैं, क्योंकि वहाँ की करेंसी जीरो हो गई। इसी प्रकार से जैसे ही जियोपॉलिटिकल वॉर या मल्टीपल कंट्रीज वॉर में इन्वॉल्व होगी, सबका बैंक अकाउंट फ्रीज होगा, और सबके पास, जिसके पास भी चांदी और सोना का रिजर्व नहीं है, वो भूखमरी से ही मरेगा। इसीलिए पूरी दुनिया की आबादी को खतरा होने लगता है ऐसी जब घटनाएं घटती हैं। तो यही गेम हुआ है। जब से एप्स्टीन फाइल वाला रिपोर्ट आया है, ऐसा नहीं दिखाई पड़ा कि दुनिया में कोई नकारात्मक शक्ति राज करती हो, नरपिशाचों का राज चल रहा हो। उनको क्या फर्क पड़ेगा किसी के मरने या जीने से। और पूरी दुनिया का जब धन का रिजर्व निकल गया उनके हाथ से, सोना चांदी खत्म हो गया है, तो समझिए कि पूरा जो कंट्रोल है उस पर नकारात्मक शक्ति आराम से कर लेगी। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर सोना आपके पास है, आपने सोना धारण किया हुआ है, तो नकारात्मकता आपके आसपास नहीं भटकती है। जब सोना और चांदी निकलता है तो बहुत सारी नकारात्मकता आपके घर में आने लगती है। अभी ये जो करंट पीरियड है ये कैसा है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए? स्वर्णिम पीरियड है ये। अभी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, 20 मार्च के बाद आप सोचते रह जाएंगे कि क्यों इन्वेस्ट नहीं किया था इस फील्ड में। ओके, तो यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। चलिए, हम चंद्र ग्रहण और होली की भी बात कर रहे थे, तो ये अगर व्यक्तिगत जीवन की बात करें, लोगों को बहुत दिलचस्पी रहती है कि प्यार, पैसा, हमारी लाइफ, इन सब पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये जो खगोलीय घटना है, ये जो कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं इस बार होली का और लूनर इक्लिप्स का, ये व्यक्तिगत जीवन पर क्या असर डाल सकता है? देखिए, व्यक्तिगत जीवन पे अगर देखा जाए तो कुछ राशियां मैं आपको बता देता हूँ और कुछ ग्रह चाल बता देता हूँ। जैसे कि मेष के लिए और धनु के लिए, मीन के लिए ये समय बड़ा स्वर्णिम रहने वाला है। इसमें उनके जीवन में बहुत ज़बरदस्त बदलाव आएगा। अचानक से उनको सक्सेस मिलने लग जाएगा, जो उन्होंने कल्पना भी नहीं करा था वो सक्सेस मिल जाएगा। वृषभ के लिए, तुला के लिए और वृषभ के लिए, तुला के लिए और कुंभ के लिए ये समय जो है कुछ अलग अनुभव करवाएगा उनको, आत्म चिंतन पर लेके जाएगा। अपने अस्तित्व के बारे में सोचने लग जाएंगे कि मैं हूँ कौन, मैं यहाँ क्यों हूँ, क्या करने आया हूँ, ऐसी चीज़ों के बारे में सोचेंगे। बहुत सारी नई यात्राएं लगती हुई दिखाई पड़ती हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स में उलझते हुए दिखाई पड़ते हैं लोग, उनकी टांग खिंचाई करना शुरू कर देंगे। और अपोजिट जेंडर्स में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन अचानक से उनका बढ़ जाएगा।
इसी प्रकार से सिंह राशि का, मकर राशि का अगर देखा जाए, अगर इसमें और कन्या राशि का अगर देखा जाए, तो इनके साथ कुछ विरोधाभास वाली चीज़ें होंगी। इनके लिए जो वर्ड्स हैं उस पर उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। उनके आवाज़ को कोई रिकॉर्ड कर सकता है और उनके खिलाफ प्रयोग कर सकता है। कहीं कुछ कहते हैं तो सोच समझ के कहिएगा, आपके खिलाफ लोग षड्यंत्र रचने वाले हैं, इस प्रकार का योग दिखाई पड़ता है। बड़े इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा और कुछ नए कनेक्शंस बनेंगे जो बहुत स्ट्रांग होंगे, आपके जीवन में बहुत आगे काम आने वाले हैं। इस प्रकार के योग दिखाई पड़ते हैं। रिश्ते टूटेंगे इस बार भी, क्योंकि आजकल हमने ये देखा पिछले साल जो था वो नीला ड्रम बड़ा फेमस हो गया था। कुछ ऐसी घटनाएं इस साल भी होंगी? देखिए, अमानवीय घटनाएं इस साल तो बहुत सारी होती हुई दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि 2025 की शुरुआत में मैंने जब ये देखा था कि 900 आदमी आग में झुलस करके मरने वाले थे, और वही हुआ था। जयपुर में भी भारी मात्रा में सामूहिक से गए, अहमदाबाद में विमान हादसा में सामूहिक आग में झुलसे लोग, उसके बाद गोलीबारी से भी आग से संबंधित ही चीज़ हो गया। तो 900 से के आसपास आंकड़ा पहुंच गया पिछले साल भी। इस साल 2026 में आग से ही झुलसने का आंकड़ा 1500 का आ रहा है। अमानवीय घटनाएं बहुत ज़्यादा होंगी इस बार, और देश में ही नहीं विदेशों में भी होंगी। पूरा ज़बरदस्त, पूरा ग्लोबल सिस्टम ही जो है बहुत डिस्टर्प्टेड दिख रहा है। जेनोसाइड होता हुआ दुनिया में दिख रहा है। कहते हैं पृथ्वी रक्त रक्त सी होगी, ऐसा दिखाई पड़ता है। ओके, होली का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो देखिए सिर्फ लूनर एक्लिप्स ही नहीं, बल्कि इसके साथ ही बहुत लोग होते हैं जिन्हें डर लगता है। लोग ऐसा कहते हैं कि होली पे ब्लैक मैजिक बहुत होता है। एक ब्रह्मास्त्र सिखा दे रहा हूँ होली के लिए आपको। होली में रात के समय सिद्धि किया जाता है, साधना किया जाता है। तो इस बार साधना आप उसके लिए मत करिए साधना जिसमें कि किसी का हानि हो। साधना करिए खुद को बचाने के लिए। एक मैं मंत्र सुना रहा हूँ आपको, उसी मंत्र को रिप्ले कर करके होली में कम से कम 1.5 घंटा बैठ करके सुनिएगा, उसी चीज़ को रिप्ले करके। अभिचारिणी सर्वाणी मंत्र यंत्राणी भूतले भूचरा खेचरा चैव जलजा सचोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकनी शाकनी तथा अंतरिक्षरा घोरा डाकनीश महाबलः ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस वेतालः कुष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदय संस्थिते मनोनंतर भवेद राज्यस्ते जो वृद्धि करम परम। तो ये जो है आपके हृदय में एक विशेष दुर्गा माता का कवच निर्माण कर देगा ये मंत्र। इसको अगर आप याद कर लें और रात के समय पढ़ना शुरू करें 10:30 बजे रात के बाद में, तो रात में जो डर लगता था या किसी प्रकार का डरावना नकारात्मक सपना आता था वो सब आना बंद हो जाएगा। और कवच के सामने चाहे ग्रह आ जाए, चाहे भूत पिशाच प्रेत आ जाए, कोई भी तरह का अनिष्ट शक्ति, किसी का नज़र दोष, किसी की नेगेटिविटी फील होने लग जाए, तो इसको सुनने मात्र से नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है। लगता है कई बार कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने से होके गया जिसकी एनर्जी बहुत नेगेटिव थी, तो आप इसी चीज़ को रिप्ले करके एक बार कान में सुन लीजिए या फिर मन में अगर याद हो गया तो पढ़ लीजिए, तो उसकी नेगेटिविटी तुरंत समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, जैसे आपके साथ अभी मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, हाँ। एक ट्यून अप बढ़िया बैठ रहा है, हाँ, लेकिन कई सारे पॉडकास्ट आप मेरे देखेंगे तो एंकर्स की ना उंगलियों पे ध्यान दीजिएगा। उनके कई सारे लोग आजकल करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं पूजा पाठ वाली चीज़ों को, तो ज़रूरी नहीं है और कुछ सात्विक चलते हैं, कई लोग तामसिक लेके चलते हैं अपने साथ। तो कई लोग फेम के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए कुछ तामसिक आवाहन कर लेते हैं, और जिनके ऊपर तामसिक आवाहन किया रहता है वो जब आई कांटेक्ट बना के पॉडकास्ट करते हैं तो उनके आंखों में डर आ जाता है। और जैसे आपका बॉडी मोशन ऐसे है, तो आप देखेंगे कई सारे एंकर्स का बॉडी मोशन ऐसे रहेगा और फिंगर्स क्रॉस रहेंगे। जब प्रेडिक्शन शुरू होती है, आपने एक नोटिस करा होगा शायद, मैंने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया था और उस समय का जो आई कांटेक्ट होता है वो झेल नहीं पाती, उनके गूज़बम्प्स आते हैं, फिंगर्स क्रॉस रहते हैं और बिल्कुल ऐसे करके रहता है कि कहाँ फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके अंदर की नेगेटिविटी उस समय जो है वो सामने फेस नहीं कर सकती है, तो वो चीज़ें भूल जाएंगे, कॉन्फिडेंस उनका बिल्कुल नीचे जाने लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, वहाँ पे मेरा डोमिनेंस अलग से आपको दिखेगा उस पॉडकास्ट के अंदर। मतलब ये जो ट्यून दिख रहा है वो ट्यूनिंग नहीं दिख करके वहाँ पे एक तरफा वो कन्वर्सेशन दिखाई देगा कि सिर्फ या तो सवाल हो रहे हैं और जवाब हो रहा है, वो ट्यूनिंग कॉम्बिनेशन ट्यूनिंग नहीं है, और डोमिनेंस इधर से दिखाई देगा आपको और एंकर्स थोड़ा दबे हुए ज़्यादा ही दिखाई देंगे। इसके पीछे का आप कई सारे पॉडकास्ट में नोटिस करिएगा, मैं नाम नहीं लूँगा एग्जैक्टली, हाँ। लेकिन लोग अगर फॉलो करते हैं मुझे तो एक बार कभी नोटिस करके देखिएगा कि क्योंकि होती हैं चीज़ें, लोग कैरी करते हैं, बहुत तरह की एनर्जीज कैरी करते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। ये एनर्जीज हमारे आचार विचार ही बनाती हैं, जाहिर सी बात है। आचार विचार बनाते ही हैं, विचार खराब होंगे, मलिन विचार अगर किसी के अंदर बहुत
कहते हैं किसी को परेशान करने के लिए लोग कई सारी चीज़ें करते हैं, कुछ करवाते हैं। तो मलिन विचार किसी के अंदर होगा तो मलिन विचार सात्विक चीज़ों के सामने, भगवती तत्वों के सामने, कामाख्या माता के सामने नहीं टिकती। ब्लैक मैजिक वगैरह सब होता है, और क्या कोई भी किसी पर किसी भी तरह का काला, क्योंकि हम होली की बात करें और ये सारी बातें शुरू हो गई हैं, कोई किसी पर अगर कुछ करता है, जैसे लोग बातें कर देते हैं कि उसने तो उस पर कुछ कर दिया है, किया कराया है, तो ये ब्लैक मैजिक कोई भी कर सकता है? कुछ ऐसी आसान क्रियाएं होती हैं, हो जाता है पॉसिबल? करेगा ना, लेकिन जो देना पड़ेगा इसको करने के बाद वो सब कोई दे सकता है तो करे ब्लैक मैजिक। क्योंकि जो ये लेती हैं शक्तियाँ, जब आप ब्लैक मैजिक करते हैं तो आपको उसका कीमत देना पड़ता है। कीमत पैसे से नहीं चुकता। आपके कर्म में जो काम निहित नहीं है, आपने वो चीज़ प्राप्त किया है अगर ऐसी शक्तियों का आवाहन करके, तो ये शक्तियाँ आपसे सबसे प्रिय चीज़ मांगती हैं। उसमें बेटा मांगती हैं या पति मांगती हैं। पति या बेटा में जो ज़्यादा प्रिय है वो मांगती हैं। तो अगर वो देना हो, नहीं भली तरीके से नहीं, वो स्वतः ही आपने एक बार कहा कि हाँ ठीक है ये जाएगा, या नहीं भी कहा आपने, वो स्वतः, फिर आपने नहीं कहा तो वो सिलेक्ट करके खुद ही ले जाएगा। एक्सीडेंट करवा देता है अचानक से, 1.25 महीने के अंदर होता है। आप तंत्र क्रिया का प्रयोग करिए और 1.25 महीने साल भर के अंदर देखिए बहुत गड़बड़, बहुत केओस हो जाता है। ऐसे जो लेडीज़ खास करके ऐसी चीज़ें करती हैं, मैरिज लाइफ तुरंत उनका ख़राब हो जाता है। पति अलग, वो अलग। और अगर बच्चा है तो ठीक है, बच्चा नहीं है तो ऐसी बात होती है। अगर बच्चा है तो बच्चा बहुत संकट में आता है। तो ये सब अगर कॉस्ट लोग बियर कर सकते हैं, लोगों को ये नहीं पता ना कि इसका ये कीमत भी होता है। तो लोग सोचते हैं कि अरे ये मैजिक करने से ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, सब प्राप्त कर लेंगे, लेकिन वो नहीं पता कि उसका कीमत वहाँ उनके निजी जीवन में कहाँ कहाँ से चुका रहे हैं। आपके बाल, नाखून, फोटो, इन सब से कुछ किया जा सकता है? सबसे होता है, लेकिन करना नहीं है। अगर आपने किया वैसी चीज तो मैंने बताया नहीं, करना तो नहीं है, मैं तो नहीं कर रही हूँ। नहीं, लेकिन ऑडियंस है ना बहुत नेगेटिविटी से देखते हैं। क्योंकि तंत्र में 6 मार्ग होते हैं। हाँ। पहला मार्ग को कहते हैं आकर्षण। दूसरा मार्ग होता है विद्वेषवन। आकर्षण मतलब किसी को अट्रैक्ट करना। विद्वेषवन मतलब 2 लोगों को लड़वा देना। उच्चाटन मतलब कोई किसी जगह पे काम कर रहा हो, रह रहा हो, ऐसा योग बन जाएगा कि वो वहां पे कभी नहीं रह पाएगा। उच्चाटन। उसके बाद होता है आपका स्तंभन। कोई व्यक्ति है, किसी काम के लिए आपके पास आना चाह रहा है या बार बार आता है, आपको परेशान करता है, तो स्तंभित हो जाता है उधर ही, वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। स्तंभन। एक और काम होता है जिसको कहते हैं मारण। लोग किसी का हत्या करवा देते हैं तंत्र से। एक और काम होता है जिसको कहते हैं मोहन। किसी को मोहित करने के लिए मोहन किया जाता है। तो ये 6 अभिचार मार्ग होते हैं तंत्र के। इसीलिए मैंने बोला अभिचारिणी सर्वाणी, यानी जो अभिचार करेगा उसको भी नाश कर देती है माँ भगवती का ये जो कवच। मैंने जो शुरू में ये जो कवच धारण करने का विधि बोला, तो उसको सुनने से बार बार ये सारी चीज़ें भी अगर प्रयोग की जाती हैं उसका भी नाश होता है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपने किसी भगवती के स्वरूप का अगर साधना कर लिया, चाहे कुछ भी कर लिया, तो वो एक कोर्ट हो सकता है, लेकिन जो मैं काट दे रहा हूँ वो सुप्रीम कोर्ट है। वो सुप्रीम कोर्ट है। अगर कोई यानी कि जैसे अगर आप खुद से चाहते हैं कि एक उतारा कर लिया जाए, उपाय कर लिया जाए, तो जो मंत्र आपने बताया ये बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ है? सर्वश्रेष्ठ नहीं है। ये मंत्र से आप कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन उससे आगे अगर आपको करना हो, जैसे क्या होता है, तपोबल पर निर्भर करता है कि आपके ब्लड में तप कितना है। जैसे आपके पिता ने, आपके दादा ने, परदादा ने अगर उस स्तर का तप किया है कि आपके ऊपर क्रिया करने वाले का जो तप है आपसे कमज़ोर है, यानी जैसे उदाहरण के रूप में मेरी खास उम्र नहीं है, लेकिन मेरे पीछे जो लोगों ने तप किया है उसके तप का पूरा आवाहन मेरे ऊपर है। तो अगर कोई मेरे पास ऐसा व्यक्ति कोई तंत्र प्रयोग करता है जिसके खानदान में कोई तप का हिस्ट्री नहीं है, तो वो उसके तपोबल का तुरंत नाश हो जाएगा और मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। मेरे ऊपर असर करने के लिए वही आ सकता है जिसने हमारे पूरे खानदान श्रृंखला से बहुत ज़्यादा तपस्या करी हो और खुद भी कई जन्मों को लेकर के यहाँ पर तप ही करते हुए आया हो। जैसे मेरा 3रा जन्म है ये, और पिछले 2 जन्मों से भी साक्त साधक। तो ये तो पता है ना कि किस मंत्र का जप कर रहा था, इस जन्म में भी उस मंत्र को पकड़ लिया वापस से। तो उस जन्मों का और इधर का सब कुछ पकड़ करके अगर कोई उससे ज़्यादा बलवान हो तो बिल्कुल परास्त कर सकता है। लेकिन कई लोग होंगे कि नौसिखिया तंत्र सीखेंगे और सोचेंगे उस तंत्र का प्रयोग कर लें, तो मुँह की खाते हैं। क्योंकि आजकल दुनिया ऐसी हो गई है कि नेगेटिविटी अपने मन में तुरंत ऐसे लेकर आते हैं और सोचते हैं कि इसका किस तरीके से बुरा किया जाए। चलिए, आपने बहुत अच्छी बातें हमें बताई। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात कर। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और अच्छा लगा शो में कप तोड़ के मुझे भी कप तोड़कर बहुत अच्छा लगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव।